हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां देखने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहां पर हम आज सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, और अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं या आप चाहते हैं कि सभी जो क्वेश्चन हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए आपको वीडियो जो है पूरा देखना होगा। तभी आपको सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ सकते हैं। और हाँ, ऐसे बच्चे जिनको लॉन्ग आंसर याद रखने में थोड़ा सा समस्या आती है या दिक्कत आती है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लास्ट में एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी हेल्प से सारे बच्चे जो हैं वो लॉन्ग आंसर्स को भी अच्छे से याद कर पाएंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर देखते हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है टेम्परेचर एंड सेकंड है रेनफॉल। तो ये दोनों ही फैक्टर क्या होते हैं, ये दोनों ही फैक्टर जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसमें, रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स इन ब्रेकिंग द रॉक्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जो रेनफॉल होता है वो प्रेशर अप्लाई करके चट्टानों को ब्रेक करने में या चट्टानों को तोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो क्रैक इन द रॉक्स। तो जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, है ना। तो कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और कभी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से सर्दी का माहौल हो जाता है। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता है तो उसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन के कोई भी दो रीजन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आंसर है, रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर। तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो रीजंस हैं वो दे रखा है। तो पहला है एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। तो हमने बताया था, चैप्टर पढ़ा था जब, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है या बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी जो डिमांड्स हैं वो भी क्या हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, या डिमांड जो है वो भी बढ़ रही हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो बढ़ती हुई डिमांड्स हैं, ये एक कारण है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। सेकंड अपना जो रीज़न है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, है ना। यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये कुछ दो रीज़न हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। यानी कि जो लैंड है, यानी कि जो ज़मीन है, उसको एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है, लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एग्रीकल्चर। देखो, लैंड जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, क्यों, क्योंकि जो लैंड है वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। और सरफेस जो है वो हमें किस लिए प्रोवाइड करा रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए। यानी कि जो खेती होती है वो ज़मीन पर ही होती है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए जो हमें सरफेस मिलती है वो लैंड से ही मिलती है। इसके अलावा जो लिविंग, मतलब हम रहने के लिए जो अपना घर बनाते हैं वो भी ज़मीन पर ही बनाते हैं, तो उसके लिए भी सरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो लैंड प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया, है ना, इसके लिए भी सरफेस जो है वो लैंड प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, है ना, ये सारे ही जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये सभी की सभी कहाँ होती हैं, लैंड के ऊपर ही होती हैं। मोस्ट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ऑन लैंड। आगे लिखा भी है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अधिकांश जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़मीन के ऊपर ही होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लैंड है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है
कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए 2 कदम बताइए, यानी कि स्टेप्स गवर्नमेंट जो है उसने कौन से स्टेप्स जो है उठाए हैं टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए और प्लांट्स को बचाने के लिए या उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है। तो आंसर देखते हैं। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट include establishment of natural parks and wildlife sanctuaries in different part of India। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, तो उसमें एक तो क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो सरकार है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं और क्या बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं। कहाँ पर बनाए गए हैं, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग पार्ट्स में जगह जगह पर नेचुरल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं। देयर पर्पस इज़ कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रेस्पेक्टिवली। और इनका जो पर्पस है, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी वेजिटेशन है, इसको बचाना, इसको कंजर्व करना ही क्या है, इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। तो वाटर को यानी कि पानी को कंजर्व करने के लिए या उसको बचाने के लिए कोई 3 जो तरीके हैं वो हमें सजेस्ट करने हैं। तो आंसर है 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर एज अंडर, है ना। तो जो 3 तरीके हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो वर्षा का जो पानी होता है उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें एक तरह से कलेक्ट करना होता है। तो इसमें देखते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर वाइल इट रेन्स सो दैट इट मे कम ऑफ यूज़ इन द फ्यूचर। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एक मेथड है ये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो बरसात का पानी होता है, यानी कि जब भी वर्षा होती है तो वो जो वर्षा का पानी होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। किस लिए कलेक्ट करते हैं, सो दैट इट मे कम ऑफ यूज़ इन द फ्यूचर, जिससे कि वो फ्यूचर में हमारे क्या आ सके, काम आ सके। सेकंड जो वे है या सेकंड जो तरीका है वो क्या है, देखो, द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली बिल्ड। तो जो नहरें हम बनाते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए। तो जो नहरें इरिगेशन के लिए बनाई जाती हैं वो प्रॉपरली बिल्ड होनी चाहिए, यानी कि सही तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। सो दैट लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, है ना, जिससे कि क्या हो, क्या ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, यानी कि जो पानी है उसका लॉस ना हो, है ना। वाइल द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड। तो जब खेतों में पानी जो है दिया जाएगा नहरों के द्वारा, तो नहरों में कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए जिसमें से पानी जो है वो लीक करता रहे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो पानी है या हमारा जो वाटर है उसका लॉस होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नहरें हैं, जब हम उन नहरों को बनाते हैं तो वो अच्छी तरह से बनी हुई होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर क्या ना हो, पानी का लॉस ना हो। थर्ड जो हमारा तरीका है वो है ड्राई रीजन्स के लिए। इन ड्राई रीजन्स ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड, है ना। तो यहाँ पर जो ड्राई रीजन होते हैं, ड्राई रीजन का मतलब जो सूखे क्षेत्र होते हैं, जब वर्षा कम होती है या जहाँ पर पानी कम पाया जाता है, वहाँ पर हम इरिगेशन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो ड्रिप इरिगेशन है या ट्रिकल जो इरिगेशन है इसको हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया था, इसी को बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो पाइप्स होते हैं उसमें से बूंद बूंद करके जो पानी है वो पेड़ पौधों को मिलता रहता है या फसल को मिलता रहता है, और इस तरीके से काफ़ी सारा जो हमारा जो वाटर है उसका लॉस होने से बच जाता है, और इस तरीके से हम अपने जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का एक फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टीप स्लोप होते हैं यानी कि तीव्र ढाल जो होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए या सॉइल इरोजन को रोकने के लिए
है ना, जो मेथड होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा क्या है उपयुक्त है या सबसे बढ़िया मेथड है स्टीप स्लोप में सॉइल इरोजन को चेक करने का? फर्स्ट ऑप्शन है शेल्टर बेल्ट्स, सेकंड ऑप्शन है मल्चिंग एंड थर्ड ऑप्शन है टेरेस कल्टीवेशन। तो हमने जैसे कि देखा था शेल्टर बेल्ट्स जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हवा यानी कि विंड जो है बहुत तेज़ चलती है, तो वहाँ पर हम शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड है मल्चिंग, तो मल्चिंग भी हमने देखा था। मल्चिंग में क्या था, मल्चिंग में जो है हमने देखा था कि जो बेयर ग्राउंड होता है ना, प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड होता है, जो खुली ज़मीन होती है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से ढक देते हैं, एक लेयर उसकी बना देते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉइल है उसकी जो मॉइस्चर है वो खोने नहीं पाए, है ना। तो जो नमी है वो जाएगी नहीं, तो हमारा जो सॉइल है वो कंजर्व हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है टेरेस कल्टीवेशन, यानी कि जो सीढ़ी नुमा जो हम खेती करते हैं उसको हम जो है स्टीप स्लोप पर यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इनमें से कौन सा ऑप्शन नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है ना। तो ऑप्शन ए है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि हमें बल्ब जो है उसका जो स्विच है वो ऑफ कर देना है जब हम उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं, यानी कि जब भी हम उसको यूज़ में नहीं लेने हैं या जो भी है रूम से बाहर जा रहे हैं, तो जो बल्ब है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारे नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक फेवर में है क्या? तो बिल्कुल है ना। सेकंड है क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, यानी कि जो नल होता है उसको हमें यूज़ करने के तुरंत बाद उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये भी हमारे एक तरह से नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में है। तो थर्ड ऑप्शन जो है डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के बारे में, मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पर हमको कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। पहला है लैंड यूज़, तो लैंड यूज़ को हम मिलाएंगे ऑप्शन सी से, है ना, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे सी से। उसके बाद है ह्यूमस, ह्यूमस को मिलाएंगे हम डी से। ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप। उसके बाद हमारा जो थर्ड है रॉक डैम्स, रॉक डैम्स को हम मिलाएंगे ऑप्शन ए से, है ना, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एंड फोर्थ है एरेबल लैंड, इसको हम मिलाने वाले हैं ऑप्शन बी से। तो ये हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग हो गए। इसके बाद हम देखने वाले हैं अपने ट्रू फॉल्स। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड एरिया, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है या गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, और उपजाऊ होने के साथ वो प्लेन एरिया है। तो हमने पहले भी देखा था कि जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो ट्रू है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारा है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग, यानी कि इंडिया के अंदर जो है प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वाटर की वो कम होती जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इसमें हम ट्रू लगा देंगे। उसके बाद में अगला है rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोस्टल एरियाज़ में विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए कतार में या लाइन से जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। तो क्या ये अपना हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो जैसा कि हम जानते हैं उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन इंटरफेरेंसेस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो
ह्यूमन इंटरफेरेंसेस है, यानी कि एक तरह से जो मानव का जो एक तरह से क्या है हस्तक्षेप है, या क्लाइमेट का जो चेंज है ना, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट का जो चेंज होना है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, तो इसमें आ जाएगा हमारा फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर एंड होते हैं। और हाँ, हम आपको जो ट्रिक देने वाले थे वो ट्रिक ये है कि जिन बच्चों को लॉन्ग आंसर्स को मेमोराइज़ करने में या उनको याद रखने में दिक्कत आती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं उन क्वेश्चंस को पहले याद करें, अच्छे से समझें उनको ढंग से, उसको उसके बाद उसको अच्छे से याद करें। और जब आपको लगता है कि हाँ हमें वो जो आंसर है वो अच्छे से याद हो गया है, तो उसको लिख कर देखें, है ना। लिखने से हमें जो है काफ़ी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जब हम लिख कर उसको देखते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है ना। और लिखने से क्या होता है कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। तो अपना ही जो है टेस्ट हम ले सकते हैं लिख कर, है ना। तो अपने आप से वो जो आंसर हैं उनको हम लिख के देखें, उसके बाद उसको हमें चेक भी करना होता है। उसके बाद उस आंसर को मैच करो, उसको मिलाओ, चेक करो कि हमारी जो है कहाँ कहाँ गलतियाँ निकली हैं। और उसके बाद वापस से उन गलतियों के ऊपर काम कीजिए आप, है ना, कि ये गलतियाँ जो है वो आगे नहीं निकलनी चाहिए। वापस से उसको याद करिए, वापस से फिर उसको एक बार फिर से लिख के देखिए, फिर चेक कीजिए और फिर से देखिए कि कोई गलती निकलती है या नहीं निकलती है। तो ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ज़ीरो ना हो जाए, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, आपको जो वो आंसर है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आंसर्स होते हैं कोशिश कीजिए कि उनको आप रटें ना, है ना। उनको आपको समझना होता है। तो जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आंसर जो है उसमें क्या बताया गया है। तो जब इनको अच्छे से समझ हम लेंगे तो उसके बाद जो भूलने की जो बीमारी है या जो भूलने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।